औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा ग्रुप में जरा मैसेज कर दें कि क्लास शुरू होगी, लेक्चर रिस्क मॉडल के ऊपर है, तो काइंडली इसको अटेंड करें। हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल गहरी नींद में है और उनको उस नींद से जगाना बहुत जरूरी है। तो मैसेज करके जरा मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है जी, कल के लेक्चर से कोई सवाल? मटीरियलिटी, मैंने फिर रात में आपसे कुछ एग्जांपल्स भी शेयर की थी रिगार्डिंग मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। उसको पढ़ा आप लोगों ने? वो एक एग्जांपल है जो कि चीजों को मजीद न्यूमेरिकली भी क्लियर कर देती है, तो उसको रीड किया आपने? उसको रीड, शाबाश। वो भेजी इसलिए थी कि आपने उसको सुकून से पढ़ना था, तो उसको पढ़ें और मुझे बताइएगा कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। कोई सवाल मटीरियलिटी से? एनी क्वेश्चन? 320, एनी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम आइजा 320? Any single question from ISA 320, guys? I'm waiting for the questions. At least फिर मुझे बता दें yes या no में कि सवाल है या नहीं है। इस तरह आप लोग जब खामोश हो जाते हैं तो it feels very awkward and I'm stuck in a position कि whether I should go forward or not. Go ahead. Okay. ले जी, तो गोवर्ड की कॉल मुझे मिल गई है और शुरू करते हैं रिस्क का मॉडल। इस रिस्क के मॉडल को समझने के लिए लेट्स अज्यूम कि आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर। कौन है? इंस्पेक्टर। या इसको मजीद एंटरटेनमेंट के लिए हम कह लेते हैं कि आप एसीपी प्रद्युमन है, सीआईडी वाले भाई। ठीक, तो इसको समझते हैं। आपको एक कॉलेज ने बुलाया, लेट्स सपोज एक सीए का कॉलेज है, और वो सीए का कॉलेज आपसे कह रहा है कि सर आए और आके देखें
कि क्या हमारे कॉलेज के अंदर चोरी के चांसेस हैं या नहीं, क्या हमारे कॉलेज में चोरी हो सकती है, और अगर चोरी हो जाए तो हमें किस तरह से उसे हैंडल करना चाहिए। ये ड्यूटी है, और आप बतौर सीआईडी मेंबर कॉलेज जाते हैं असेस करने के लिए कि क्या क्या लूप होल्स हैं जिनसे चोरी हो सकती है। इस कॉलेज की है 3 मंजिलें। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 मंजिला कॉलेज है। पहले फ्लोर पे मेन गेट लगा हुआ है, और पहले फ्लोर पे एडमिशन ऑफिस है, प्लस कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, प्लस टीयर रूम है। ठीक। सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम्स हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं वो सारी की सारी कहाँ पे हैं, सेकंड फ्लोर पे। और थर्ड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे यू विल फाइंड प्रिंसिपल ऑफिस। आप बतौर सीआईडी मेंबर कॉलेज आते हैं और आके उनसे पूछते हैं कि जरा आप बताइए पहले फ्लोर पे क्या क्या होता है। अब आपको कॉलेज वाले बता रहे हैं कि पहले फ्लोर पे क्या है। कॉलेज ने आपको ये बताया कि सर मेन गेट है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ हम उसको बनाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सर हमारा है मेन गेट, यहां से एंट्रेंस होती है। मेन गेट के ऊपर 2 हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक मशीन लगी हुई है जो कि मेटल डिटेक्ट करती है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो उनके पास हर टाइम गन्स होती हैं, प्लस फिजिकल चेकिंग भी ये लोग बंदे की करते हैं। और जैसे ही बंदा अंदर आता है तो वो जाता है एडमिशन ऑफिस में। एडमिशन ऑफिस के अंदर डिफरेंट लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। एडमिशन ऑफिस में कंप्यूटर्स भी पड़े हुए हैं लैपटॉप से अलावा। इंपोर्टेड लाइट्स लगी हुई हैं। बच्चों के एडमिशन फॉर्म पड़े होते हैं। उसके अलावा कैश पड़ा होता है, क्योंकि जो कैश कलेक्शन है वो भी नीचे ही होती है, तो कैश कलेक्शन सेंटर भी यहाँ पे खुला हुआ है। जो बच्चा अपनी फी जमा कराता है वो भी नीचे ही पे होती है। जी बिल्कुल एसी लगा हुआ है। टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सोफा पड़ा हुआ है, इस तरह का सामान। सेम सामान एडमिशन ऑफिस में जो है वो ही सामान आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन ऑफिस के अंदर भी। वहां पे भी सिस्टम्स, लैपटॉप, लाइट्स, बल्ब्स, पंखे, एसी सब कुछ वहां पे भी लगा हुआ है। प्लस प्रिंटर्स भी पड़े हुए हैं, एलईडी लगी हुई है दीवारों पे, इस तरह का सामान पड़ा हुआ है। जब आप टीए रूम में गए तो टीए रूम में नजर आए बच्चों के वो पेपर जो कभी वो जिंदगी में वापस लेके नहीं गए, इन शॉर्ट रद्दी पड़ी हुई है। इसके अलावा एक प्रिंटर वहां भी पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इंटरनेट की कुछ डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जो कि चलती बहुत कम है। इंटरनेट जोन की फर्स्ट स्क्रीन डिवाइस पड़ी हुई है।
तो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। जब आपने फर्स्ट फ्लोर को गौर से देखा तो आपने ये असेस किया कि ये जो एडमिशन ऑफिस है, ये जो एडमिशन ऑफिस है, ये कवर्ड है शीशे के दरवाजों से, ग्लास डोर्स लगे हुए, और ये ग्लास डोर्स भी इतने ज्यादा मजबूत नहीं है। एक या दो दफा पुश करेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे, वो इतने मजबूत नहीं है। प्लस सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आपके एंट्रेंस को मॉनिटर किया जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है। 4 सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए, 4 सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए, और इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो अंदर बाहर फिरता रहता है, लोगों को आंखों से मॉनिटर कर रहा होता है। सिक्योरिटी अलार्म भी लगा हुआ है कि जैसे कोई मसला हो तो हम वो अलार्म प्रेस कर दें और साथ वाली पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठे। कैश जहां पे मेंटेन होता है, उस कैश वाली जगह को प्रॉपर लॉक किया जाता है, और डे एंड पे जो इसकी चाबी है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा दी जाती है। वहां पे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करा दी जाती है। ये है नीचे फर्स्ट फ्लोर की कहानी। अब आप गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे होती हैं क्लासेस, और क्लासेस में क्या होता है? बेंच, टेबल, चेयर, रोस्ट्रम, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, मार्कर, बुक्स, शायद प्रिंटर, उसके अलावा घड़ियां, जो वॉल क्लॉक होती है वो लगी हुई है। तो ये सेकंड फ्लोर पे है। अब जब आपने सेकंड फ्लोर को असेस किया तो आपको ये पता चला कि सेकंड फ्लोर के ऊपर जो सामान पड़ा है, जिसमें बेंच है, कुर्सियां, मेज, व्हाइट बोर्ड, रोस्ट्रम, ये इतना भारी सामान है कि इसको उठाना मुश्किल है, इसको उठा के भागना मुश्किल है। और अगर आप उसको उठा के भाग भी रहे होंगे तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आप मार्कर जेब में डाल के भाग गया तो कोई रुकेगा नहीं, बट मार्कर मार्केट में बिकेगा भी नहीं, किताबें को लेगा नहीं। प्रिंटर उठा के भागना, घड़ी की भी इतनी खास वो नहीं होती, रकम नहीं होती। प्रोजेक्टर मुश्किल है उठा के भागना, कुर्सियां उठा के कौन भागता है। तो सेकंड फ्लोर पे आपको नजर आया कि चोरी के चांसेस बहुत कम है, और फर्स्ट फ्लोर पे चांसेस चोरी के ज्यादा है। ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ चोरी के चांसेस, चोरी के चांसेस, इसका मतलब ये है कि उस फ्लोर की ये अपनी, उस फ्लोर की ये अपनी क्या है भला, असेसमेंट है कि उस फ्लोर के ऊपर इनहेरेंट रिस्क कितना है। यानी कि उस फ्लोर के ऊपर चोरी होने का चांस कितना है इज इक्वल टू उस फ्लोर पे कितने % चांस है कि रिस्क ऑफ थेफ्ट एग्जिस्ट करता है। उसका अपना जाती रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, उसके अंदर खुबा हुआ, चुबा हुआ, दबा हुआ रिस्क, इसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। फर्स्ट करें, इस पुलिस वाले ने आइडेंटिफाई किया कि पहले फ्लोर पे चूंकि कैश भी है और एडमिशन फॉर्म्स भी पड़े हुए हैं, जो कि उनकी एक अच्छी खासी बेस है बच्चों की, उसको मैनेज करते हैं। तो जो उनके पास सामान है उसकी वैल्यू तो अच्छी खासी है। इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है, 90% चांस है कि यहाँ पे चोरी हो सकती है। कितना % चांस है? 90% चांस कि चोरी अगर नीचे होती है तो हैवी होगी, चोरी अगर नीचे होती है तो हैवी किस्म की होगी। ये 90% चांस एग्जिस्ट करता है।
मगर नीचे सॉरी सेकंड फ्लोर पे बमुश्किल हम कह लें कि 8% चांस है कि कोई आएगा और बेंच उठा के भागेगा, कोई आएगा और टेबल उठा के भागेगा, व्हाइट बोर्ड उखाड़ के लेके जा रहा होगा कंधे पे डाल के। तो नॉमिनल सा चांस है, 10% से कम, 8% के करीब हमने कह दिया कि यहाँ पे चोरी का चांस है। फिर हम गए थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे पहुंचे और हमें प्रिंसिपल ऑफिस नजर आया। क्या नजर आया? प्रिंसिपल ऑफिस। अब इस प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हो रहा है? इस प्रिंसिपल ऑफिस में कैश पड़ा हुआ है, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, कैमरा पड़ा हुआ है, एचडी कैमरा, 4K एचडी रिकॉर्डिंग कैमरेस पड़े हुए हैं, बल्कि कैमरास कहते हैं उसको, एक से ज्यादा है, प्लस इंपोर्टेड सोफा, प्लस मोबाइल्स जो कि आईफोन से कम का तो है ही नहीं, प्लस एक मैकबुक पड़ी हुई है, प्लस प्रिंसिपल के बहुत सारे जो 2 पीस हैं, जो सूट्स हैं, वो हैंग हुए हैं। और क्या होगा उस प्रिंसिपल के रूम में? कुछ महंगा एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। और क्या होगा प्रिंसिपल के रूम में जो बहुत महंगा हो? सोचें क्या क्या हो सकता है। सोफा तो हो गया, इम्पोर्टेड सोफा तो हो गया, और बताइए। यस, एक सेफ पड़ी हुई है जिसके अंदर डॉलर्स है, जिसके अंदर डॉलर्स पड़े हुए हैं, और एक इम्पोर्टेड वॉचेस पड़ी हुई है। तो ये कुछ सामान पड़ा हुआ जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में है। लेकिन आप रिक्लाइनर चेयर, यस, रिक्लाइनर्स पड़े हैं। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल ऑफिस में सामान पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं प्रिंसिपल रूम में एंटर हुआ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और जब वो फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करता है उसके बाद वो आई का रेटिना स्कैन भी करता है, और उसके बगैर अंदर नहीं जाने देता। अगर आप अंदर पहुंच भी जाएं, अगर आप अंदर पहुंच भी जाएं तो प्रिंसिपल अगर चाहे तो लेजर्स वहां पे चला सकता है। अगर आप किसी तरह से लेजर से भी बच जाएं तो जो छत पे लगा झूमर है वो आप पे गिर सकता है। जो सेफ पड़ी है प्रिंसिपल के ऑफिस में, वो सेफ की एक्सेस सिर्फ उसी वक्त होगी जब प्रिंसिपल एक खास वॉल्यूम के अंदर कोई खास लफ्ज बोलेगा, उसके विदाउट ये सेफ नहीं खुल सकती। अगर फर्ज करें उस प्रिंसिपल से वो बुलवा भी लिया तो फिर वो सेफ डिमांड करती है कि मेरे पास आके खड़े हो और अपना रेटिना स्कैन मुझे फिर से कराओ। वो सेफ के अंदर एक एआई भी इंस्टॉल है, एक एआई लगा हुआ है जो कि कमरे के अंदर होने वाली तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। 10-10 सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं, 10-10 सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं। जो सोफा रखा हुआ है उस सोफे के ऊपर बैठा बंदा अचानक से कब्जे में भी आ सकता है। उस सोफे से कुछ इलास्टिक सा निकलता है जो कि उस बंदे को रैप कर लेता है, तो बंदा भाग नहीं सकता। अगर वो बंदा चोरी करके निकलना भी चाहे तो ये लेजर उसको मार देंगी। कुछ नहीं होगा तो जो साइड की वॉल्स हैं वो आपस में स्क्वीज होने लगती हैं और चांसेस है कि बंदा उधर ही मार जाए। तो यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क
कितना होगा चोरी करने का, यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क कितना होगा चोरी करने का। देखिए रिस्क तो है, रिस्क है क्योंकि कैश भी है, लैपटॉप भी है, डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड हैं, कैमरास पड़े हुए हैं, मोबाइल्स हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ रिस्क। रिस्क, मैं अभी कंट्रोल्स की बात नहीं कर रहा, कंट्रोल्स को माइनस करके सोचें कि रिस्क तो एग्जिस्ट करता है। मैं कहता हूं कि 98% रिस्क है यहाँ पे चोरी होने का, क्योंकि सामान बहुत कीमती है, सामान बहुत कीमती है, तो 98% चांस है वो यहाँ पे चोरी हो सकती है। अब जब मैंने फर्स्ट फ्लोर पे लगे कंट्रोल्स देखे, अब जब मैंने फर्स्ट फ्लोर पे लगे हुए कंट्रोल्स को देखा, तो मुझे ये पता चला था कि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, उनके पास गन्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, उनके पास एक अलार्म बटन भी था, तो ये तो है कंट्रोल्स। मगर जब मैंने उन कंट्रोल्स को असेस किया, उन कंट्रोल्स को बगौर देखा, उनकी असेसमेंट की, तो पता ये चला कि 4 सिक्योरिटी कैमरास में से 2 तो खराब है, 2 सही है, और जो 2 सही हैं वो भी ब्लर क्वालिटी देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के पास गन्स तो हैं, मगर चलते हुए वो फंस जाती हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड बार बार चक्कर लगा रहा है, उसकी अपनी आईसाइट थोड़ी सी वीक है। तो कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें चांसेस हैं कि एरर्स और फ्रॉड्स निकल सके, एरर और फ्रॉड उसमें से क्रॉस कर सके। तो यहाँ पे जो मुझे कंट्रोल्स के अंदर रिस्क नजर आ रहा है, जो कंट्रोल रिस्क है, वो है लेट्स सपोज 60% का। इस 60% से शायद की क्या मुराद है, 60% से ये मुराद है कि 40% चीजें 40% चीजें कंट्रोल्स पकड़ लेंगे, यानी कि 40% स्ट्रॉन्ग है और 60% क्या है, वीक। 40% स्ट्रॉन्ग है और 60% वीक। फिर मैं गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे जाके मुझे ये पता चला कि जहां पे यहाँ पे ऑफिस बॉयज है जो कि शाम के टाइम चक्कर लगाते हैं, और सामान ही इटसेल्फ इतना भारी है कि उसको उठाना मुश्किल है, तो उनको लगता है कि सेकंड फ्लोर पे तो कुछ नहीं हो सकता। और सेकंड फ्लोर पे हर तरह का जो है गार्ड वो चक्कर लगा रहा होता है, बार बार रूम्स को देख रहा होता है, रूम्स की जो चाबी है वो भी जमा होती है प्रिंसिपल ऑफिस में। तो सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉयज तमाम सेकंड फ्लोर को बहुत तसल्ली से चेक करके लॉक करके जाते हैं। कंट्रोल बहुत ज्यादा लगा हुआ है, 90% तक वहां पे जो है वो अच्छी खासी चेकिंग होती है। मैं कहता हूं कि 10% कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट करता है। 10% से क्या मुराद है कि 90% ये स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ 10% क्या है, वीक। फिर आता है थर्ड फ्लोर, प्रिंसिपल का रूम। अब प्रिंसिपल के रूम में इतने ज्यादा कंट्रोल्स आपने देखे हैं, इतने हैवी तरह के कंट्रोल्स आपने देखे हैं, तो वहां पे कंट्रोल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बटन दबाओ तो पुलिस आ जाती है, बटन दबाओ तो दीवारें आपस में स्क्वीज होना शुरू हो जाती हैं, शैंडलियर गिर जाता है, सोफे फट जाते हैं, लेजर्स आ जाती हैं, आई स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बहुत कुछ है। इसका मतलब है कि कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट जरूर करता है, मगर सिर्फ बेसिक सा अराउंड कोई 5% के करीब, यानी कि 95% कंट्रोल मेरे स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ 5% कंट्रोल्स मेरे क्या है, वीक। दिस इज माय दिस इज माय दिस इज माय कंट्रोल रिस्क। कहां पे, दिस इज माय कंट्रोल रिस्क कहां पे, प्रिंसिपल ऑफिस में। यहां तक कहानी समझ आ गई। इनहेरेंट रिस्क क्या था, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क जिससे ये मुराद है कि उस स्पेसिफिक बिजनेस में, उस स्पेसिफिक एरिया में उसका अपना जाती इन बिल्ट रिस्क कितना है, इसे कहते हैं इन बिल्ट रिस्क। यानी कि वो रिस्क जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये होना ही होना है, चोरी होनी ही होनी है। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार जो है वो
अपने दुकान के बाहर चिप्स के वो लगाता है रैक, अब देयर आर चांसेस कि कोई ना कोई बच्चा वो उसमें से चिप्स निकाल के बगैर पैसे दिए ले जाए, तो वो उसका इनहेरेंट रिस्क है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हर कंपनी का इनहेरेंट रिस्क होता है, उस बिजनेस का अपना रिस्क होता है, छुपा हुआ रिस्क होता है। जस्ट लाइक इनहेरेंट लिमिटेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, इनहेरेंट रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। फिर कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क से मुराद ये है कि मेरे कंट्रोल्स कितने वीक हैं, यानी कि कंट्रोल रिस्क ये शो करता है कि व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ कंट्रोल्स, मेरे कंट्रोल्स कितने ज्यादा वीक हैं। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क को मैं अगर देखूं तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा चांस चोरी होने का किधर था? 98% वाली जगह पे। इसको मैंने कह दिया फर्स्ट, इसको मैंने कह दिया सेकंड, और इसको मैंने कह दिया थर्ड। यानी कि पुलिस वाले ने कहा कि 98% चांस है चोरी होने का प्रिंसिपल ऑफिस में, तो इसकी कैटेगरी क्या बन गई? फर्स्ट। फिर उसने कहा 90% चांस है चोरी होने का कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये इसने सेकंड पे क्लासिफाई कर दिया। और इसी तरह सेकंड फ्लोर पे सिर्फ 8% चांस था चोरी होने का, तो उसने तीसरे नंबर पर उसको डाल दिया। फिर उसने देखे कंट्रोल्स कि कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है। जब उसने कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऑब्जर्व किया तो उसने एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिफाइन की कि फर्स्ट फ्लोर पे बेशक रिस्क तो बहुत ज्यादा है मगर कंट्रोल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ 5% चांस है कि चोरी हो सके। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे 10% का चांस है और फर्स्ट फ्लोर पे 60% का चांस है कि चोरी हो सके। जब मैं इस इनहेरेंट रिस्क को मल्टीप्लाई करूंगा कंट्रोल रिस्क के साथ, तो ये मेरा बनेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बनेगा मेरा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जरा मल्टीप्लाई करके बताइएगा आंसर क्या आता है? फर्स्ट फ्लोर का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट फ्लोर का आंसर क्या आ रहा है? 90% का रिस्क है और चेक करने में पता चला कि 60% कंट्रोल्स वीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे अब कितने परसेंट चांस बन रहा है चोरी होने का? 54% चांस। पहले कितना था? 90%। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है वो कौन जज कर गया अपने अंदर? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स। जो डिफरेंस है वो कहां पे चला गया? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स की तरफ, यानी कि उन कंट्रोल्स ने 90% से गिरा के उसको 54% पे लाके रख दिया। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे मुझे बताइए 8% इंटू 10% आंसर क्या आएगा? 0.8। 0.8%। ये 0.8 आएगा या 8 आएगा? ये 0.8 आएगा या 8 आएगा? 0.8 आएगा। 0.8%। 0.8%। 8% का रिस्क तो था मगर कंट्रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसने 8% के कहां पे लाके फेंक दिया? 0.8%। यहां तक बात समझ आई? 8% का रिस्क मौजूद था मगर कंट्रोल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उसने 0.8 को गिरा के 8 को गिरा के 0.8 बना दिया। 90% का रिस्क था, कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ की वजह से वो 54% पे चला गया। अब 98% का रिस्क मैंने शुरू में आइडेंटिफाई किया था। कंट्रोल्स देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिले, जो वीक मिले वो 5% के थे, तो मल्टीप्लाई करके
जी क्या अब आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। तो 4.9% का रिजल्ट आया मेरे पास तीसरे फ्लोर। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो सबसे ज्यादा चोरी होने का चांस किधर है? इधर, उसके बाद इधर, और उसके बाद इधर। क्या ये सीक्वेंस चेंज हो गई जो पहले थी? सीक्वेंस चेंज हो गई। मुझे बताइए सीक्वेंस चेंज क्यों हुई? रिस्क क्यों कम हुआ? रिस्क क्यों कम हो गया? क्योंकि कंट्रोल्स ने आके उसको दबा दिया। कहीं पे कंट्रोल स्ट्रांग है तो कहीं पे कंट्रोल्स वीक है। ठीक। अच्छा, तो अभी तो पुलिस वाले ने रिस्क देखा और पुलिस वाले ने कॉलेज के लगाए हुए कंट्रोल्स को देखा। क्या पुलिस वाले ने कोई अपना काम किया? उसने कोई अपने प्रोसीजर्स लगाए? नहीं। अब वो लगाएगा अपने प्रोसीजर्स। वो जाएगा पहले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाके अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे डिटेल्ड काम करेगा। ऐसा ही है, डिटेल्ड काम करेगा। फिर वो आएगा सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर के ऊपर रिस्क कम है मगर स्टिल आइटम्स बहुत कीमती हैं। तो वो क्या उसको छोड़ दे, बिल्कुल सिरे से छोड़ दे? नहीं। यहाँ पे लेस डिटेल्ड काम करेगा। काम करेगा जरूर मगर लेस डिटेल्ड। काम करेगा जरूर मगर कम डिटेल के साथ करेगा। और थर्ड फ्लोर जहां पे 1% से भी कम रिस्क है, 0.8, तो यहाँ पे वो हल्के फुल्के एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के भी गुजारा कर सकता है। और यहाँ पे वो इंटरनल की हेल्प भी ले सकता है जो कि यहाँ पे भी ले सकता है। कॉलेज में क्या मुराद होगी इंटरनल ऑडिटर्स की? यहाँ पे मुराद होगी कॉलेज के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उसने डिटेल्ड काम कहाँ करना है? पहले पॉइंट। उसने डिटेल्ड काम कहाँ पे करना है गाइस? पहले पॉइंट। यहां तक रिवाइज कर लेते हैं। कॉलेज के 3 फ्लोर्स, तीनों फ्लोर्स के ऊपर हमने देखा कि इनहेरेंट रिस्क क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि हर फ्लोर के ऊपर क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, और उसके मुताबिक हमने हर फ्लोर के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया। ये जो फिगर्स देखी हैं ये तो फर्जी फिगर्स है। हमने कहा फर्स्ट फ्लोर पर रिस्क है 98%, हमने कहा सेकंड फ्लोर पर रिस्क है उम्र 90%, थर्ड फ्लोर पर रिस्क है उम्र 8%। ये है रिस्क, इन बिल्ट रिस्क, छुपा हुआ रिस्क। फिर हमने कंट्रोल्स की असेसमेंट की और पता चला कि कहाँ पे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे कंट्रोल्स वीक है। कंट्रोल्स किसने लगाए होंगे? कॉलेज वालों ने। जब कंट्रोल्स को इवेलुएट किया गया तो पता चला कि 60% की वीकनेस है फ्लोर 1 पे, 10% की वीकनेस है फ्लोर 2 पे और 5% की वीकनेस है फ्लोर 3 पे।
जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास एक आंसर आएगा, उसको हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी कि 90% मल्टीप्लाई बाय 60%, 54%। 8% का रिस्क है, मगर उस 8% के रिस्क के अंदर 90% के कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, 10% वीक है, तो ये रिस्क कम होके 8% से हो गया 0.8%। इसी तरह 98% का रिस्क मौजूद है, मगर चूंकि कंट्रोल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये 98% गिर के 4.9% हो गया। क्यों? क्योंकि रिस्क तो है, मगर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5% का, क्योंकि मेरे 95% के कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी बिना पे अब मुझे देखना है कि मैंने किस एरिया पे ज्यादा काम करना है, किस एरिया पे कम काम करना है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आई बारी पुलिस वाले की, यानी कि ऑडिटर की, और उसने अपने प्रोसीजर्स लगाने हैं। अब वो देख रहा है कि पहले एरिया पे 50% से ज्यादा का रिस्क है, इसका मतलब है कि वो वहां पे ज्यादा डिटेल से काम करेगा। सेकंड एरिया पे 0.8% है, तो वो थोड़े बहुत प्रोसीजर लगा के भी गुजारा कर सकता है। और थर्ड एरिया पे वो कम डिटेल से काम करने वाला है। ठीक है, ऑडिटर ने अब करना है काम। क्या ऑडिटर से मैं ये मेक श्योर करूं कि वो हमेशा ही 100% परफॉर्मेंस देगा, या उसके काम में भी गलतियां हो सकती हैं? क्या एक ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती? क्या एक ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है? ठीक है, अब यहां पे आया ऑडिटर, या यहां पे आया वो पुलिस वाले भाई, और इसने लगाए अपने प्रोसीजर्स। मैं कहता हूं कि देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क कि शायद ऑडिटर तमाम मिसस्टेटमेंट्स को पकड़ ना पाए। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर जिस दिन काम करने आया उसने फर्स्ट फ्लोर पे काम किया, मगर 80% तक की परफॉर्मेंस दी। 80% तक की परफॉर्मेंस दी, मगर 20% उससे सही परफॉर्मेंस ना हो पाई। 20% की गलतियां वो नहीं पकड़ पाया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये उसका डिटेक्शन रिस्क है। कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क किसे कहते हैं? कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स में कोताही रह गई है, सब्सटैंटिव के प्रोसीजर्स में कमी रह गई है, वो उतनी डिटेल से काम नहीं कर पाया जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वो उस डिटेल में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। शायद वो घर से लड़के आए हो बीवी से, और आके उसको तसल्ली से काम करने का मौका ना मिला हो, या वो थका हो, ओवर ऑक्यूपाइड हो, तो 100% परफॉर्मेंस की बजाय उसने 80% की परफॉर्मेंस दी, और 20% चीजें उससे नजरअंदाज हो गई। दिस इज डिटेक्शन रिस्क। नीचे उतरा, यहाँ पे तो उसने कुछ बेसिक काम करने थे, कुछ इंक्वायरीज वगैरह करनी थी, तो यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क ना होने के बराबर है, उसको मैं नील कर देता हूँ। फिर वो जब थर्ड फ्लोर पे गया तो वहां पे भी उससे अच्छा काम परफॉर्म नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि उसने 95% अच्छा काम किया, मगर 5% का एक डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे भी वो छोड़ आया। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है हर ऑडिटर की। अब ध्यान से देखिएगा, शुरू हमने की थी कहानी 90% से, फर्स्ट फ्लोर की। 90% के ऊपर हमने कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ देखी, तो ये कम हो गई 54%। अब ये जो 54% है, ये मजीद जब मैं इसको 20% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब ये है कि ऑडिटर 54% में से 80% तो चीजें पकड़ पाया, मगर 20% चीजें ना पकड़ पाया।
10.8% की गलतियां वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसमें तो ऑल ओके हो गया। और नीचे क्या हो गया? नीचे का जो डिटेक्शन रिस्क है उसका आंसर क्या आएगा जरा बताइए। 4.9 का 5% बताइए। 4.9 का 5% बताइएगा। 4.9 का 5% बताइए। 0.245%। इसको मैं कहता हूं नियर टू ओके। नियर टू ओके। ये रिस्क जो कि ऑडिटर के अंदर है कि वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता, वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस को साथ लेके चल रहा होता है, वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। इसे हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए। एरर्स वर नॉट डिटेक्टेड। उसके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एरर्स को नहीं पकड़ पाए। Errors were not detected. This is what we call detection risk. ये परसेंटेजेस हमने फर्जी ली हैं मॉडल समझने के लिए। एक्चुअल में परसेंटेजेस नहीं होती, एक्चुअल में एक फॉर्मूला यूज होता है। ये हमने फर्जी दिया है फॉर्मूला को समझने के लिए। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? इनहेरेंट रिस्क को जब मैंने मल्टीप्लाई किया था कंट्रोल रिस्क के साथ तो मुझे मिला था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं ऑडिट रिस्क के साथ, सॉरी डिटेक्शन रिस्क के साथ, डिटेक्शन रिस्क के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? ऑडिट रिस्क। मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑडिट रिस्क, ये क्या आया था? ये ऑडिट रिस्क था। ऑडिट रिस्क is equal to inherent risk multiplied by control risk multiplied by detection risk. Inherent risk क्या है? उस बिजनेस का अपना रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल्स की वीकनेस। डिटेक्शन रिस्क क्या है? एक ऑडिटर के प्रोसीजर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे और उसने कुछ चीजों को डिटेक्ट नहीं किया, उसके प्रोसीजर्स में इशू है। यहाँ पे वीकनेस है कंट्रोल्स में, और यहाँ पे बिजनेस में मसला है, यहाँ पे उस इन्वायरमेंट में मसला है। तो ऑडिट रिस्क इज अ सम ऑफ या इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। और इन दोनों को कंबाइन करके मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बोल सकता हूँ। एम आई क्लियर? इस फॉर्मूला क्लियर हो गया? तो ये सारी कहानी इस फॉर्मूले के लिए बताइए आप। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए इसमें से हमारे बस में क्या है? हमारे बस में क्या है? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। सवाल ये है कि अगर मुझे लेट सपोज मैं चाहता हूं कि ये 10.8% का जो रिस्क आया था ऑडिट रिस्क, मैं चाहता हूं कि ये 10.8% का ऑडिट रिस्क कम होके 6% हो जाए। तो मुझे बताइए
अगर मुझे इसको कम करना है तो मुझे क्या चीज ज्यादा करनी पड़ेगी, या मुझे किस रिस्क को कम करना पड़ेगा? क्या इनहेरेंट रिस्क मेरे कंट्रोल में है? क्या इनहेरेंट रिस्क मेरे कंट्रोल में है? क्या कंट्रोल रिस्क मेरे कंट्रोल में है? तो फिर मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन रिस्क। अब इसी फॉर्मूले को, इसी चीज को जरा एक और एंगल से देखते हैं। हमने कहा था 90% इंटू 60% इंटू 20% इज इक्वल टू 10.8। ये फर्स्ट फ्लोर का रिजल्ट यही था, फर्स्ट फ्लोर का रिजल्ट यही आया ना। ये 90% क्या था? इनहेरेंट रिस्क, ये था कंट्रोल रिस्क, और ये है डिटेक्शन रिस्क, और ये आया मेरा ऑडिट रिस्क। मैं चाहता हूं कि ये मेरा ऑडिट रिस्क कम होके 6% पे आ जाए। इसको मैं नहीं छेड़ सकता, मैं इसको भी नहीं छेड़ सकता, तो मैं किसको छेड़ सकता हूं? डिटेक्शन रिस्क को। इसको मैं कह देता हूं ये एक्स है। अब मुझे बताइए कितना डिटेक्शन रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूं 6% की ऑडिट रिस्क को निभाने के लिए। डिटेक्शन रिस्क मैं कितना टॉलरेट कर सकता हूं, कितना बर्दाश्त कर सकता हूं? अगर मुझे 6% का डिटेक्शन रिस्क चाहिए, और 6% तक का रिस्क चाहिए ऑडिट का, 11%, तो ऑडिटर के बस में क्या है फिर? ऑडिटर के बस में क्या है? ऑडिटर के बस में है कि वो ज्यादा डिटेल से अगर काम करेगा, मोर डिटेल्ड काम करेगा, तो ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो अपना ऑडिट रिस्क कम से कम कर सके। अगर ऑडिट रिस्क को कम करना है तो उसको डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा। क्या ये डायरेक्ट रिलेशन आएगा या इनवर्स रिलेशन आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। और अगर ऑडिट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में डायरेक्ट रिलेशन है, और डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मुझे सैंपल साइज ज्यादा उठाना पड़ेगा या कम उठाना पड़ेगा? सैंपलिंग के साथ इसका रिलेशन क्या बनेगा? सैंपलिंग में आपको याद होगा एक जगह पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात लिखी हुई है। फाइव थर्टी के अंदर एक बॉक्स है जिसमें वो कहता है कि किस टाइम पे सैंपल बढ़ाना है, किस टाइम पे सैंपल कम करना है। बॉक्स याद आ रहा है? तो अब अगर आप उस बॉक्स को जाकर देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। मैं क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ है? यहाँ तक कहानी कंट्रोल में है? क्या अब आपको ये इक्वेशन याद होगी? अब ऐसा करें, ये डेफिनेशंस को जरा रीड करें। पढ़ देता हूँ। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जो कि उस वक्त अराइज होता है, ऐसा रिस्क जो कि उस वक्त अराइज होता है कि जब ऑडिटर अपने प्रोसीजर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ऐसा रिस्क जो कि उस वक्त अराइज होता है जब प्रोसीजर्स जो ऑडिटर के हैं वो उसको इतना हेल्प नहीं करते कि वो ऑडिट रिस्क को कम कर सके।
इसका मतलब है कि डिटेक्शन रिस्क उस वक्त आएगा जब एक ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कंट्रोल रिस्क ऐसा रिस्क है जिसके अंदर जो कंट्रोल्स एंटिटी ने लगाए हैं ना वो चीजों को प्रिवेंट कर रहे हैं, ना डिटेक्ट कर रहे हैं, ना करेक्ट कर रहे हैं। और ये तीनों अल्फाज आपने चैप्टर 5 में तसल्ली से पढ़े कि कंट्रोल्स डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और करेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि उस रिलेटिव बिजनेस के अंदर का अपना छुपा हुआ रिस्क। डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है। Susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material before consideration of any related controls. Controls को लगाने से पहले, आपको याद होगा हमने कहा था 98% है, 90% है, मगर कंट्रोल्स को लगाने के बाद वो हो गई थी 54%, 5 point something percent. तो inherent risk is susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material. आसानी के लिए बता दूं, उस एंटिटी में अपना छुपा हुआ रिस्क। डेफिनेशन को आपने क्रैम कर लेना, जैसी भी है, अच्छी बुरी मुश्किल, आपने इसको क्रैम कर लेना है। अगर लॉजिक समझ आ गई है तो बेहतरीन है। और ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क ऐसा रिस्क है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलत ओपिनियन दे देगा, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। क्यों? क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये डेफिनेशंस को एक दफा देख लें। अब मुझे बताइए कोई सवाल। वो मैं दिखा देता हूँ, पहले ये डेफिनेशंस पढ़ लो। चैप्टर 5 के बाद में एक सवाल आया है। चैप्टर 5 जो है वो काफी कट शॉर्ट हो गया है। पहले वहां पे फ्लो चार्ट्स हुआ करते थे, अब नहीं है। पहले वहां पे सिस्टम्स हुआ करते थे, अब नहीं है। चैप्टर 5 को उसने बहुत कम कर दिया और आसान कर दिया है रिलेटिवली। जी, ये रिस्क वाली बात समझ आ गई? डेफिनेशंस को रीड कर लिए? अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हम किस लेवल पे कौन से प्रोसीजर्स लगाते हैं? ये जरा पढ़े, ये दोनों बातें। ये बातें हम बहुत दफा कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा जी, ये एक डायग्राम है जो कि उसी मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। मगर बिफोर गोइंग इनटू दैट एक दफा स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि चीजें आपको फिर से रिवाइज करते हुए मसला ना आए।
स्क्रीनशॉट ले लिया, मगर फिर आपको जूम करना पड़ेगा काफी ज्यादा, क्योंकि कहीं पर राइटिंग कम है और कहीं पर राइटिंग बड़ी है। ले लिया जी, यहाँ तक होगी। अच्छा, अब आगे का भी ले लें। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब ले लें। ओके, अब यही चीज मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। सेम मॉडल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, ये जो ऊपर से दाने आ रहे हैं ना, ये जो बीन्स कह लें, बीड्स कह लें, कुछ भी कह लें, ये क्या है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होने वाली मिस स्टेटमेंट्स जो कि होनी ही होनी है, मसले आने ही आने, ये ऊपर से दाने गिर रहे हैं, बीड्स गिर रहे हैं। लेट्स सपोज इन्वेंट्री गलत वर्किंग से है, वेयर हाउस के अंदर मसले हैं, तो ये एरर्स आ रहे हो ऊपर से। एंटिटी ने क्या किया, एंटिटी ने एक कंट्रोल लगाया, एंटिटी ने कहा कि हम इन दानों को कैश कर लेंगे ट्रे के साथ, उन्होंने नीचे ट्रे रख दिया। लेट्स सपोज ये जो इनहेरेंट रिस्क आ रहा है ये है 90%, नीचे उन्होंने बिछा दिया कंट्रोल्स। कंट्रोल में क्या है कि उन्होंने ट्रे रख दिया कि हम ये दाने कैश कर लेंगे। अब कंट्रोल तो अच्छा है, चेक करने पे पता चला कि इस कंट्रोल में कुछ सुराख है, ये देख रहे हैं, ये सुराख बने हुए। इन सुराखों की वजह से क्या हो रहा है कि ये दाने नीचे गिर रहे हैं उन सुराखों को पार करते हुए। ये सुराख रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रोल वीकनेस को, कंट्रोल वीकनेस को, यानी कि कंट्रोल रिस्क। जो दाने ट्रे पे बैठ गए, इसका मतलब है कि वो कंट्रोल्स ने पकड़ लिए, मगर जो दाने कंट्रोल्स के अंदर सुराखों से निकल के नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वो दाने जिनको कंट्रोल भी संभाल नहीं पाया। तो ये है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। शुरू में दाने बहुत ज्यादा आ रहे थे, 40% का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगा, 60% की लेट्स सपोज वीकनेस है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो गया, 54%। फिर इन दानों को पकड़ने के लिए बुलाया गया ऑडिटर को, ऑडिटर ने लगाया अपने सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव के नाम पे उसने एक रखा नीचे प्याला और कहा कि मैं ये दाने पकड़ूंगा। अब कुछ दाने तो इसमें गिर जाएंगे, मगर कुछ दाने बाहर भी रह जाएंगे। इसका मतलब है ये वो मिसस्टेटमेंट्स हैं जो कि ऑडिटर भाई भी डिटेक्ट नहीं कर पाए, डिटेक्शन रिस्क। अगर मुझे ये डिटेक्शन रिस्क कम करना है तो मुझे ये प्याला बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नीचे कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। इनहेरेंट रिस्क मे रिजल्ट फ्रॉम नेचर ऑफ आइटम्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री जहां पे वो या जैसे वो ऑपरेट कर रही है। तो हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई रिस्क इनहेरेंट इनबिल्ट छुपा होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंपनी रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अपना रिस्क होता है, फूड का अपना होता है, फर्नीचर वालों का अपना होता है, कॉलेजेस का अपना होता है। हर इदारे का अपना अपना जाती रिस्क छुपा होता है, इसको हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। फिर कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है कि ऑडिटर ये देख रहा है कि कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मैंने कहा था चैप्टर 6 इसके बाद पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ऑडिटर एक असेसमेंट करता है कि एनडीटी के लगाए हुए कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं। फिर जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है वो तो इनहेरेंट रिस्क को दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मगर वीक उसको बाईपास हो जाता है। और फिर आता है मेरे पास डिटेक्शन रिस्क, यानी कि ऑडिटर के अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, उसने कितना काम करना है, उसने कहाँ कहाँ पे चीजों को मैनेज करना है। डिटेक्शन रिस्क कम हो सकता है जब वो अपने सब्सटैंटिव को मजीद डिटेल में लगाना शुरू कर दे, मजीद एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर दे, वो ऐसा प्लान बना ले जो कि तमाम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो और वो हर तरह का रिस्क पकड़ पाए। ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए डिटेक्शन रिस्क को कम करना जरूरी है। तो ये वही बातें हैं जो कि हमने पढ़ी हैं, बस उसको अंग्रेजी में लिखा है। तो ये रिस्क का मॉडल अब क्लियर हो गया, अब इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा। ओके, आपको रिस्क का मॉडल समझ आया। एक दफा इसको ना किताब से पढ़ लें, अगर आपके पास किताब है हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, तो एक दफा गो थ्रू कर लें और मुझे बताइए कोई भी बात, कोई भी अगर जहन में कुछ कोई भी चीज आ रही है तो डिस्कस कर लें। मैं 5 मिनट के आपको ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं।
एक सवाल आया कि सर इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करते हैं। शायद कि ये मुराद है कि आप नॉर्मल से हट के काम करें। जब आप अपने मजीद प्रोसीजर्स लगा रहे हो बेसिक के बाद, तो आप कभी कभी ऐसा काम करें जिससे मैनेजमेंट चौंक जाए, जो नॉर्मल से हट के हो। नॉर्मली जिन एरियाज के ऊपर आप कम काम करते हो, आप उस पर ज्यादा काम करना शुरू करते हैं। जिन एरियाज को आप सिर्फ इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन से टैकल करते थे, अब आप उसके अंदर इन होके उसको रिकैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें, रीपरफॉर्म करना शुरू कर। तो एकदम से आपने ये काम तो पहले ये लोग नहीं करते थे, ये तो अब करना शुरू हो गए। तो आप ये कह लें कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके वो काम करना जिससे मैनेजमेंट वाले मजीद परेशान हो। This is the unpredictability factor in further audit procedures. जी कहानी यहाँ तक डन हो गई है। इसका मॉडल ठीक हो गया। चलिए, अगर आपको रिस्क का मॉडल क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए या इसको यहीं पे एंड किया जाए? हुकूमत क्या कहती है और जमहूरियत क्या कहती है? क्या हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, ताकि हम कल से फ्रॉड और फ्रॉड वाली बातें करें, या उसको कल पे डाल दें? ये आपकी चॉइस है, आपने मुझे बताना। आज के लिए काफी, कल एंड कल इनफ। पाकिस्तानी है वही कल सर। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हम इसको कल पे डाल देंगे। तो कल का जो आधा घंटा होगा शुरू में, वो नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर हम फ्रॉड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो कल देयर इज अ चांस कि हमारी सेकंड लास्ट क्लास हो और फ्राइडे को हमारी आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद 10 तारीख से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, 10 अगस्त। जी लाइव, वो लाइव ही होगी, लाइव होगी रिवीजन। उसके अंदर जो पास्ट पेपर्स हैं वो वीडियो फॉर्म में होंगे, और कुछ एक आधा टॉपिक भी वीडियो में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे टाइम कितना मिलता है। अगर तो मुझे 2 घंटे मिले तो फिर शायद कुछ टॉपिक्स वीडियो मोड पे जाएंगे, बट अगर मुझे 3 घंटे का स्लॉट मिल गया जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो फिर सारा कुछ लाइव होगा। रिवीजन क्लास की टाइमिंग्स इसी पे डिपेंड कर रही है कि स्लॉट 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। तो मेरी जंग है 3 घंटे की, अजमल भाई कह रहे हैं 2 घंटे। तो अभी इसके ऊपर हम मुत्तफिक नहीं हो पा रहे, बट जो भी होगा आपको मैं बता दूं, मगर होगी जरूर, चाहे 2 की हो चाहे 3 की हो। टाइम मोर और लेस यही वाला होगा। अभी तक की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो टाइम सुबह का ही है। नॉर्मली मैं रिवीन कराता था शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, और मेरे पास फिर एंड खुला होता था, यानी कि मेरे बाद कोई और क्लास नहीं होती थी। तो वो फिर बच्चे और मैं आपस में लगे रहते थे, मुख्तलिफ और डिस्कशंस भी साथ हो रही होती थी। बट अब सुबह का टाइम मुझे मिल रहा है और कुछ और चीजें भी हैं, तो होगी जरूर, चाहे 2 की हो चाहे 3 की हो, मगर कोर्स कवरेज मुकम्मल होगी। और मजे की बात यह है कि इसके बाद 2 मॉक्स हैं आपके,
और रिवीजन के साथ रिवीजन टेस्ट भी हैं, रिवीजन के बाद रिवीजन के टेस्ट भी हैं। फजर के बाद रखने सर मेरी पहली क्लास सुबह 8 बजे होती है, 8 से 9 बिजनेस लॉ, उसके बाद ऑडिट प्री होती थी, फिर ऑडिट पोस्ट होती थी और फिर जाके कंपनी लॉ होती थी। तो फजर के बाद रखी तो जा सकती है, मुझे कोई मसला नहीं है, कॉलेज वालों को शायद मसला हो, मुझे अपने एंड से कोई मसला नहीं है, मैं आपको फजर के टाइम पे भी पढ़ा सकता हूँ उसके फौरन बाद। मुझे आप कहें सर रात 2 बजे शुरू कर दें, मैं तब भी शुरू कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, बस आप लोग अगर साथ देने वाले हों तो क्या ही बात। तो रिवीजन के साथ रिवीजन टेस्ट भी होंगे और वो भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो अगेन 10 दिनों के लिए एक कंप्लीट पैकेज आ रहा है 10 अगस्त से 20 अगस्त, और 20 अगस्त को जैसे खत्म होगा मॉक्स खड़े होंगे और उसके बाद आईकर का पेपर। ठीक, तो अपनी तैयारी को मजीद मजबूत बना लें, हम लोगों ने आगे बहुत कुछ करना है। डन, चलें जी, मिलते हैं कल नॉट फॉर प्रॉफिट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।